हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अजय एंड यू आर वाचिंग लॉ विथ एजे। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है पोक्सो एक्ट 2012, जिसे हम कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। ठीक है, इसे हम हिंदी में कहते हैं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। तो यहाँ पे पता ही चल रहा है कि ये एक्ट को 2012 में लाया गया था। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये सबसे पहले यहाँ पे मैं आपका एमसीक्यू भी क्लियर करते ही चलूँगा, तो आप कृपया पेन और कॉपी लेकर बैठें, है ना। मैं एक साथ सारा सब कुछ क्लियर करवा दूंगा, आपको डायरेक्ट कभी एमसीक्यू पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, मैं डायरेक्ट करवाते जाऊंगा। तो ये सबसे पहले क्या 22 मई को लाया गया, 22 मई 2012 को। फिर 19 जून 2012 को इसे पारित कर दिया गया राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ, ठीक है ना। और फिर 14 नवंबर 2012 को ये इन्फोर्स हुआ मतलब प्रवृत्त हुआ, लागू हुआ। ठीक है, वर्ड में कंफ्यूज मत होइएगा। तो याद डेट मैं आपको यहाँ पे डेट याद करा दूँ, 22 मई 2012 को लाया गया, 19 जून 2012 को पारित हुआ और 14 नवंबर 2012 को ये इन्फोर्स हुआ मतलब प्रवृत्त हुआ, लागू हुआ। तो मैं ज़्यादा यहाँ टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको यहाँ पे ये जो मेरे पास ये पीडीएफ है, मैं इसके अकॉर्डिंग आपको बिल्कुल पढ़ाते जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसमें है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये लाया क्यों गया। तो सबसे पहले यह है कि संविधान के अनुच्छेद 15 का खंड 3 मतलब कि जो 15 का क्लोज 3 है, उसमें इसमें बता दिया गया है कि जो बालक हैं, है ना, उनके लिए बालक, अब यहाँ पे मैं सीधे आपको बता दूं, जो बालक हैं उसके अंदर 18 एज के अंडर वाले लोग सभी आ जाते हैं, स्त्री और पुरुष, ठीक है ना, जो 18 के अंदर वाले हैं। तो उसमें एक प्रोविज़न लाने को कहा गया है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दे दिया है कि यहाँ पे आप 15 के क्लोज 3 के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप स्पेशल एक्ट ला सकते हैं, जो कि पोक्सो एक्ट इसका एक परिणाम है। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं ये थोड़ा सा बेसिक बस क्लियर कर दिया हूँ। हाँ, अब इसका देखिए, ये याद हमेशा रखे करिएगा। अब जी क्रमांक 32, ये भी आप हो सके तो हमेशा याद करा करिए, याद रखिएगा। पोक्सो एक्ट जे क्रमांक 32 है, ये एक्ट ये जो है ना, ये अधिनियम, इसको इंग्लिश हिंदी में और मैं कहा दूँ, इसको अधिनियम संख्या कहते हैं, ठीक है ना। इसको हम अधिनियम संख्या कहते हैं, कहा जाता है इसको एक्ट नंबर कहा जाता है कि ये किस एक्ट कौन सा नंबर है। तो ये 32 है, इसको आप याद रख लीजिए। पोक्सो एक्ट जो है वो 32 एक्ट नंबर है। अब मैं आपको यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करता हूँ, मैं आपको सीधे यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे ले चलता हूँ, मैं आपको प्रारंभिक में अध्याय 1। तो मैं अब आपके यहाँ एक बात और नोटिस करा देना चाहता हूँ, यहाँ पे 9 अध्याय हैं, यहाँ पे 9 अध्याय हैं मतलब 9 चैप्टर और सेक्शन 46 मतलब कि धारा 46 है, यहाँ पे धारा 46 है, ठीक है ना। हाँ, तो मैं देखिए, जब भी कोई भी एक्ट होता है तो याद रखिए आपको प्रिलिमिनरी होता है फर्स्ट, है ना, प्रारंभिक, उसमें वो अध्याय 1 में। तो उसमें हमेशा दो चीज़ हमेशा बात बताई जाती है। आपका ये बता दिया जाता है कि वो शॉर्ट, टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, मतलब ये संक्षिप्त, नाम, विस्तार और प्रारंभ कहाँ से हुआ, है ना, कहाँ कहाँ पर इसका रीच है इसकी, या कहाँ कहाँ पर। और सेकंड में डेफिनेशन बता दिया जाता है। ये मोस्टली सभी एक्ट में हमें इस टाइप से ही बता दिया जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, ठीक है। तो ये अधिनियम देखिए सब जगह है, यहाँ पर ये पूरे इंडिया में ये इन्फोर्स्ड है, ठीक है। पहले ये जम्मू कश्मीर में नहीं था, लेकिन 2019 के बाद, है ना, ये हर जगह पे इन्फोर्स हो चुका है। देखिए, मैं आपको यहाँ पे ये जो परिभाषाएं बताई गई हैं, ठीक है ना, इसको मैं अभी आपको बता नहीं रहा हूँ क्योंकि हमें आगे पढ़ना ही है इन सब के बारे में, ठीक है ना। तो मैं आपको इसके आगे मैं आपको अध्याय 2 से शुरू करता हूँ, ठीक है ना। अध्याय 2 से शुरू करता हूँ। अध्याय 2 मतलब चैप्टर 2, बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध। देखिए, इसको इंग्लिश में कहा जाता है पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। ओके, पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। ये धारा 3 में है, ठीक है। ये धारा 3 में दिया गया प्रवेशन लेगिंग हमला। इसमें बताया गया प्रवेशन लेगिंग हमला, इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है, लिख लीजिए आप, पेनेट्रेशन। अगर आप बैरक लेके बैठे हैं तो और अच्छी बात है, पेनेट्रेशन सेक्सुअल असॉल्ट। कोई व्यक्ति प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, ठीक है ना, यदि वह अब यहाँ पे कंडीशन दी गई हैं, क ख ग घ ए बी सी डी, यदि वह अपना लिंग किसी भी सीमा तक किसी बालक की योनि
मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेश करता है या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ करवाता है। ठीक है, यहाँ पे पहली कंडीशन ये बता दी गई है, यदि कोई व्यक्ति प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, तो यहाँ प्रवेशन लैंगिक हमला की ही डेफिनेशन बताई गई जा रही है। यदि कोई अपना लिंग किसी सीमा तक किसी बालक की योनि, उसके मुंह, उसके मूत्रमार्ग, उसके गुदा में प्रवेश करता है, तो बालक से उसके साथ किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है, या बालक से, ठीक है, या कोई एक बालक है तो वो किसी अन्य व्यक्ति के साथ भी ऐसा करवाता है। ओके ना, कोई कठिन लाइन नहीं है। तो किसी वस्तु या शरीर के किसी ऐसे भाग को जो लिंग नहीं है, किसी सीमा तक बालक की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में घुसेड़ता है या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है। अब यहाँ पे आप सेकंड कंडीशन बताई गई है, किसी वस्तु, ठीक है, जो कि लिंग नहीं है, मतलब किसी वस्तु से, मतलब आप कुछ भी ऐसी वस्तु रहती है जिससे कि वो उसके, है ना, कहीं भी उसको एंटर करता है ना, उसके, आप समझ जाइए थोड़ा इस वर्ड को। कोई भी वस्तु से, मान ली कोई ऐसी एक्स वस्तु है जिससे वो अपने एक बॉडी एक्स वस्तु है जिससे वो अपने बॉडी वाई में किसी ऐसी जगह पे एंटर करता है, ठीक है ना, जहाँ पे एंटर नहीं करना चाहिए। तो बालक के शरीर के किसी भाग के साथ ऐसा अभिलाषण करता है जिससे वह बालक की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में बालक के शरीर के किसी भाग में प्रवेश कर सके, बालक से उसके साथ किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता। अब यहाँ पे कंडीशन ही बताई जा रही है कि कंडीशन ये है कि वो कोई ऐसी वस्तु से प्रवेश कराता है जो प्रवेश हो सकती है, जैसे मूत्र मार्ग में, गुदा में, ना बालक की योनि में, मतलब उसके किसी भी भाग में जहाँ ऐसे यहाँ पे वस्तु का प्रवेश हो सकता है, ठीक है ना, और बालक के लिंग, योनि, गुदा या मूत्र मार्ग पर मुंह लगाता है या ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के साथ बालक से ऐसा करवाता है। मुझे इसको एलेबोरेट कराने की ज़रूरत नहीं है इससे ज़्यादा, है ना, आप समझ गए, बस इसको ध्यान रखिएगा। इसको कहते हैं पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है ना, प्रवेशन लैंगिक हमला। ओके, तो अब जो प्रवेशन लैंगिक हमला है इसका सीधे दंड दे दिया गया है आर्टिकल सेक्शन 4 में। ओके, अब यहाँ पे इसके लिए दंड है, ठीक है, जो भी इस टाइप का हरकत करता है ना, जो भी इस टाइप का कॉज करता है उसको कम से कम 10 वर्ष की सज़ा दी जाएगी, ठीक है, मतलब 10 वर्ष से उसकी सज़ा कम नहीं होगी। आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, इसमें दंड दिया गया है सेक्शन 4 में, ठीक है। हाँ, मैं आपको यहाँ नोट करा दूँ कि ये पहले 7 वर्ष से था, ठीक है, ये पहले 7 वर्ष था, लेकिन आज की डेट में ये 10 है। ये 2019 में अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। जो अमेंडमेंट हुई है मैं आपको बताते हुए जाऊँगा, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या पेपर्स में कुछ ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो अमेंडमेंट से रिलेटेड है, जिसमें अमेंडमेंट हुए हैं, तो मैं आपको बताते जाऊंगा ऐसे ऐसी जगह पे। तो जो पहले 7 वर्ष था अब वो 10 वर्ष से कम, मतलब 10 वर्ष से कम नहीं होगी, मिनिमम 10 साल की सज़ा होगी, याद रखना। और इसके साथ आजीवन कारावास भी हो सकता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ओके, और विथ फाइन। याद रखिएगा, आपको 10 साल से सज़ा कम नहीं होगी, है ना, और जज चाहे तो इसको आजीवन कारावास की सज़ा भी दे सकता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, एंड इसको विथ फाइन के साथ देना पड़ेगा। अब हम आते हैं 5th नंबर में, यह है 5th सेक्शन है हमारा, ये हमारा सेक्शन 5th है। अब हमारा ये सेक्शन, अब हम 5th में आते हैं, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। याद रखिएगा, पहले था प्रवेशन लैंगिक हमला, अब आता है गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। तो यहाँ पर सबसे पहले वर्ड बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता, तो गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला मैं आपको यहाँ पे क्लियर करा दूँ। गुरुतर का मतलब होता है गंभीर, ठीक है ना, यहाँ पे गुरुतर वर्ड का मतलब होता है गंभीर, तो आप इससे थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। और यहाँ पे जो इंग्लिश में जो वर्ड यूज किया गया है मैं आपको बता देता हूँ, एग्रोवेटेड, ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका नाम है एग्रोवेटेड, AGGRAVATED, एग्रोवेटेड पेनेट्रेशन सेक्सुअल असॉल्ट। और मैं आपको यहाँ ही बता दूं कि जिसको असॉल्ट का मतलब थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, यहाँ पे असॉल्ट का मतलब अटैक से ही है ना, हमला, असॉल्ट का मतलब अटैक से ही, लेकिन यहाँ पे असॉल्ट का मीनिंग यहाँ पे किसी और हमले से है, ठीक है ना।
तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि अब गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला क्या होता है। गुरुतर प्रवेश हमला, जो कोई पुलिस अधिकारी होते हुए, याद रखना कोई पुलिस अधिकारी है, कोई पुलिस अधिकारी होते हुए किसी बालक पर, है ना। अब वहाँ पे कंडीशन दी गई है 4, तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, पुलिस थाने या ऐसे परिसरों की सीमाओं के भीतर जहाँ उसकी नियुक्ति की गई है प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। तो यहाँ पे मैं पहली लाइन का ही मतलब बता दूं आपको, जो पुलिस थाना मतलब ये पुलिस थाना है ना, ऐसे सीमाओं के भीतर जहाँ पे उसकी नियुक्ति की गई है, मतलब उस बालक की उस पुलिस थाने में जहाँ पे उसकी नियुक्ति की गई है ना, वहाँ पे उसका प्रवेशन लैंगिक हमला होता है उस पर। किसी थाने का परिसर चाहे उस पुलिस थाने में अव्यवस्थित है या नहीं है जहाँ उसकी नियुक्ति के ये प्रवेशिंग हमला करता है। अब मैं इस लाइन का ही मतलब बता दूं आपको। हाँ, तो यहाँ पे ये है, किसी थाने के परिसर चाहे उस पुलिस थाने में अव्यवस्थित है, मतलब सिचुएटेड है, ओके, मतलब वहाँ पे वो स्थित है ना, वो जो बालक है वहाँ पे उस थाने में स्थित है, ओके, वहाँ पे उसके साथ प्रवेशन लैंगिक हमला होता है, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, ओके। तो अपने कर्तव्यों के अनुक्रम में या अन्यथा प्रवेशन लैंगिक हमला करता है जब वह पुलिस अधिकारी के रूप में ज्ञात हो या उसकी पहचान की जाए, ठीक है। तो ये सब जो कंडीशन दी गई हैं, तो अनुक्रम यहाँ पे मैं बोल दूँ, यहाँ पे वर्ड वर्ड बहुत हिंदी के बहुत हैवी होते हैं, ये भी लीगली वर्ड है जैसे इंग्लिश के होते हैं। तो अपने कर्तव्यों के अनुक्रम, तो यहाँ से मैं मीनिंग आपको बता दूँ, तो अपने कर्तव्यों के अनुक्रम बोले तो अपनी ड्यूटी पर रहते हुए, अपने ड्यूटी पर रहते हुए वो ये सब कृत्य करता है, तो है ना, मतलब गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है तो जब वह पुलिस अधिकारी के रूप में ज्ञात हो या उसकी पहचान की जाए, ठीक। अब वो पुलिस अधिकारी के रूप में होगा, है ना, या पता चला कि उस टाइम पे वो पुलिस अधिकारी का रूप में नहीं है ना, या तो कपड़े वपड़े चेंज करके आ गया हो, तो उसकी पहचान अगर बालक कर लेता है ना, तो उसको फिर ये सज़ा उस पर उसको दी जाएगी। लेकिन पहले यहाँ पे हम इसका खा भी देख लें, जो कोई सशस्त्र बल या सुरक्षा बल का सदस्य होती है बालक पर, है ना। अब ऐसे क्षेत्र की सीमाओं के भीतर जहाँ वह व्यक्ति तैनात है प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। बलों या सशस्त्र बलों की कमान के अधीन क्षेत्रों में प्रवेशिंग हमला करता है, यह अपने कर्तव्यों के अनुक्रम में या अन्यथा प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। अनुक्रम का मतलब बता चुका हूँ, अपने कर्तव्यों के अनुक्रम मतलब या ड्यूटी है, जहाँ सुरक्षा या सशस्त्र बलों के सदस्य के रूप में ज्ञात या पहचाना गया उक्त व्यक्ति प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। जो कोई लोक सेवक होते हुए किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, जो कोई किसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह यहाँ रिमांड होम लिखा हुआ है, संरक्षण गृह, संप्रेषण गृह या अभिरक्षा या तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि द्वारा के अधीन स्थापित देख रेख और संरक्षण के किसी स्थान का प्रबंध या कर्मचारी वृंद ऐसे जेल, प्रतिप्रेषण गृह, संप्रेषण गृह, अभिरक्षा या देखरेख संरक्षण के अन्य स्थान पर रहे किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। तो ये सब जो हिंदी में जो हैवी वर्ड दिए गए हैं, अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर सबसे पहले रिमांड होम, ठीक है ना, संरक्षण गृह को बोलेंगे प्रोटेक्शन होम, संप्रेषण गृह, इसको नोट डाउन कर लेना, संप्रेषण गृह मतलब ऑब्जर्वेशन होम, और अभिरक्षा या तत्सम प्रवृत्ति किसी विधि द्वारा के अधीन स्थापित देख रेख, मतलब इसको प्लेस ऑफ कस्टडी एंड केयर एंड प्रोटेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, है ना, ये हो गया इसका। अब ये आ जाता है इंगा, जो कोई किसी अस्पताल चाहे सरकारी या प्राइवेट हो या प्रबंध या कर्मचारी वृंद होते हुए उस अस्पताल में किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, मतलब वो किसी अस्पताल में कर्मचारी होगा जो फिर उस बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। यहाँ पे जो प्रवेशन लैंगिक हमला कर रहा है वो गुरुतर प्रवेशन हमला कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दी गई है कि कोई भी, है ना, यहाँ पे कंडीशन दी गई है यहाँ पे कि बालक किसी के अंदर कस्टडी पर है, चाहे वो पुलिस स्टेशन में हो, चाहे वो हॉस्पिटल में हो, चाहे रिमांड होम में हो, है ना, चाहे ऑब्जर्वेशन में हो, चाहे प्रोटेक्शन होम में हो,
चाहे कस्टडी या केयर प्रोटेक्शन होम, जहाँ भी हो, यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे ये आ रही है कि वो किसी के अंडर में है जब उस पर प्रिवेशन लैंगिक हमला हो रहा है, तो इसका ये मतलब होगा कि वो गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला हो रहा है। जो कि किसी शैक्षणिक संस्था, धार्मिक संस्था या प्रबंध या कर्मचारी बंद होते हुए संस्था में किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। तो देखिए यहाँ पे शैक्षणिक और धार्मिक संस्था के नाम भी आ चुका है, अस्पताल, शैक्षणिक संस्था, पुलिस अधिकारी, ना, ये सब ध्यान रखिएगा। जो कोई किसी बालक पर सामूहिक प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। तो देखिए यहाँ पे एक स्पष्टीकरण भी यहाँ पे एक दिया गया है, जहाँ किसी बालक पर कि एक या अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा उसके सामान्य आशय को अग्रसर करते हुए लैंगिक हमला किया गया है, वह ऐसे प्रत्येक, देखिए यहाँ पे कॉमन इंटेंशन की बात की जा रही है, जहाँ पर बहुत सारे व्यक्तियों का समूह है जहाँ कॉमन इंटेंशन के साथ किसी बालक पर लैंगिक हमला किया जा रहा है, ठीक है ना। तो गैंग प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया जाना समझा जाएगा। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति उस कृत्य के लिए रीति में दायी होगा जैसे कि वह कार्य उसके द्वारा अकेले किया गया था। मतलब कि यहाँ पे हर एक पर्सन लायबल होगा, ठीक है ना। जो भी व्यक्ति उस समूह का है, हर एक पर्सन वो लायबल होगा। इसके बाद ये या पंजे का है लगता है। अब मैं टा यहाँ बताता हूँ। जो कोई बालक की मानसिक और शारीरिक रूप से आसक्ता का लाभ उठाएगा। जो इंसेंटिव, जो कि इंसान होते हैं, लोनेटिक टाइप के बालक होते हैं, उनके साथ कोई ऐसा कॉच करे तो भी गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला कहलाएगा, है ना। ये सब बताए जा रहे हैं, गुरुतर लैंगिक हमला के टाइप्स बताए जा रहे हैं, है ना। जो कोई 12 वर्ष से कम आयु के किसी बालक पर प्रवेशन हमला करेगा, या जो कोई बालक का रक्त या दत्तक या विवाह संरक्षक या पोषण करने वाला नातेदार, यहाँ पे देखिए यहाँ पर रिलेटिव भी आ गए हैं, करीबी। जो कोई बालक को सेवा प्रदान करने वाले किसी संस्था या स्वामी या प्रबंध या कर्मचारी में होती है, बालक पर प्रवेशन हमला करता है। अब देखिए, जो कोई किसी बालक के न्यासी या अपराधी स्थिति में होती हुई किसी बालक के गृह या कहीं बालक पर लैंगिक हमला करता है। जो कोई यह जानते हुए बालक गर्भ से प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, या जो कोई बालक पर कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, बालक की हत्या करने का प्रयास करता है, उस पर गुरुतर पर उसमें प्रवेशन लैंगिक हमला कर दिया और उसकी हत्या करने का प्रयास करता है, ठीक है ना। और सामुदायिक पांथिक हिंसा के दौरान कोई बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। कभी कोई हिंसा हो गई और उस दौरान इन्होंने मौका पाकर अगर उस पर प्रवेशन लैंगिक हमला किया जाता है, मैं आपको शॉर्ट में बताते जा रहा हूँ। जो कोई बालक पर कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, पूर्व में से अधिनियम के अधीन अपराध करने के लिए तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के अधीन दंडनीय किसी लैंगिक अपराध किए जाने के दोष सिद्ध किया गया है। जो कोई बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है और बालक को सार्वजनिक रूप से नंगा करता है, नंगा करके प्रदर्शन करता है, मुझे इसको एलेबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये हो गया हमारा सेक्शन 5। अब यहाँ पे अब देखिए, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड। जो कोई गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला कारित करेगा, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो सेक्शन नंबर 6 में भी, जिसमें पनिशमेंट दिया गया है गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए, इसमें देखिए, अब ये जो 10 वर्ष है, ये जो 10 वर्ष दिया हुआ है, ये अब 20 ईयर्स हो चुका है ना। 20 ईयर्स से कम नहीं होगी, विथ कठोर कारावास, राइग्रेस इम्प्रिजनमेंट, ओके, एंड विथ फाइन। तो ये होगा। अब हम आते हैं लैंगिक हमला। लैंगिक हमला मीन्स इन इंग्लिश सेक्सुअल असॉल्ट, ओके। तो अब हम ये सेक्सुअल असॉल्ट में आते हैं, तो मैं इसको फटाफट पढ़ देता हूँ। जो कोई लैंगिक आशय के साथ बालक की योनि, लिंग, गुदा या स्तनों को छूता है, या बालक को ऐसे व्यक्ति या अन्य व्यक्ति की योनि, लिंग, गुदा या स्तन छूने के लिए तैयार करता है, या लैंगिक आशय के साथ ऐसा कोई अन्य कार्य करता है जिसमें प्रवेशन किए बिना शारीरिक संपर्क अंतग्रस्त होता है, उसके द्वारा लैंगिक हमला किया गया माना जाएगा।
देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि योनि लिंग गुदा और स्तन को छूता है, मतलब कि किसी के द्वारा, मतलब लैंगिक आशय से, लैंगिक आशय आप समझ रहे होंगे, लैंगिक आशय से यदि वो इन सब चीज़ों को छूता है तो, है ना, और वो व्यक्ति की, और याद है, और यहाँ पे एक टर्म दिया है, ऐसे व्यक्ति या अन्य व्यक्ति की योनि लिंग गुदा स्तन को छूने के लिए तैयार करता है, मतलब वो अपने लिंग को, है ना, तैयार करता है ऐसी चीज़ें छूने के लिए, लिंग गुदा स्तन, है ना, इन सब चीज़ों को छूने के लिए तैयार करता है। यदि वो इस आशय से ये सब कार्य करता है तो यह लैंगिक हमला कहलाएगा, इसे हम सेक्सुअल असॉल्ट बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया। और सेक्शन 8 में लैंगिक हमले के लिए दंड भी दे दिया गया है। तो यहाँ पर यह लैंगिक हमले के लिए दंड दिया गया है। तो इसमें ये बताया गया है कि इसमें कम से कम 3 वर्ष से कम की सज़ा नहीं होगी, ठीक है ना, इसमें कम से कम 3 वर्ष से कम की सज़ा नहीं होगी, जो कि 5 वर्ष तक जाएगी। इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है, ठीक है ना, इस वाले सेक्शन में, जो कि कम से कम 5 वर्ष तक की अधिकतम हो सकेगी और विथ फाइन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ आपका, अब देखिए यहाँ पे गुरुतर लैंगिक हमला, तो थोड़ा इसमें समझिएगा, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला था, और अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं सिर्फ गुरुतर लैंगिक हमला, मतलब कि एग्रवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। ओके, तो यहाँ सेक्शन 9 में क्या बताया गया है, एग्रवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। तो यहाँ पे भी वही बात की करने जा रहा हूँ मैं, कि जो कोई पुलिस अधिकारी होते हुए किसी बालक पर, ठीक है ना, पुलिस थाने या ऐसे परिसरों की सीमाओं के भीतर जहाँ उसकी नियुक्ति की गई है, किसी थाने का परिसर में, चाहे उसे पुलिस थाने में अव्यवस्थित है या नहीं, जिसमें उसकी नियुक्ति की गई है, अपने कर्तव्यों के अनुक्रम में या अन्यथा, या जहाँ वह पुलिस अधिकारी के रूप में ज्ञात हो, उसकी पहचान की गई है, लैंगिक हमला करता है। या जो कोई सशस्त्र बल या सुरक्षा बल का सदस्य होते हुए बालक पर, अब यहाँ पर सशस्त्र बल की बात की जा रही है, ठीक है ना, ऐसे क्षेत्र की सीमाएं के भीतर जिसमें वह व्यक्ति तैनात है, सुरक्षा या सशस्त्र बलों की कमान के अधीन किन्हीं क्षेत्रों में अपने कर्तव्यों के अनुक्रम में, अन्यथा जहां वह सुरक्षा व सशस्त्र बलों के सदस्य के रूप में ज्ञात हो, उसकी पहचान, ठीक है। यहाँ पे सशस्त्र बल से मतलब आर्म्ड फोर्स से है, ठीक है ना, आर्म फोर्स, अगर समझते होंगे आप आर्म फोर्स तो, ठीक है। तो और भी इसमें बता दे और भी इसमें टर्म्स हैं, जैसे कि इसमें गाँव में दिए गए, जो कोई लोक सेवक होते हुए, ठीक है, किसी बालक पर लैंगिक हमला करता है, ठीक है, और भी इन्हीं सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं, जैसे कि अस्पताल, प्राइवेट, है ना, प्राइवेट हो या प्रबंध या कर्मचारी विद होते हुए भी अस्पताल में किसी पर लैंगिक हमला करता हो। तो ये सब चीज़ें अगर आपको ध्यान है, तो जैसे कि जिक्र हुआ था, यहाँ पे गुरुत्व प्रवेशन लैंगिक हमला के लिए, तो कुछ चीज़ें बिल्कुल सेम ही हैं। अगर आप यहाँ पे गुरुत्व प्रवेशन लैंगिक हमला पढ़ते हैं, जो टर्म्स यहाँ दी गई हैं, अगर उसको उसी टाइप से यहाँ भी यूज करते हैं तो चलेगा, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स क्या है, मिलती जुलती हैं। यहाँ पे ये जो टर्म्स हैं बहुत सी मिलती जुलती हैं, ठीक है ना, तो गुरुत्व लैंगिक हमला से ये कनेक्ट करता है। तो ये सेक्शन 5 से कनेक्ट करता है गुरुत्व लैंगिक हमला, किससे, सेक्शन 9 से। तो अब मैं सीधे यहाँ पे आ जाता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे सीधे आप इसमें रुकिए इसमें आप एक और ऐड कर लीजिएगा। मैं आपको एक बताने बोल गया, इसमें एक जुड़ा हुआ है एक और सेक्शन 9 में एक ये जुड़ी हुई है, आप सुन लीजिए। जो कोई इस आशय से अमेंडमेंट हुआ था, जो कोई इस आशय से कि कोई बालक का प्रवेशन लैंगिक हमले के प्रयोजन के लिए शीघ्र लैंगिक परिपक्वता प्राप्त करे, किसी बालक को कोई मादक द्रव्य, हार्मोन या कोई रासायनिक पदार्थ दिए जाने के लिए प्रेरित करता है, फुसलाता है, प्राणित या प्रपीड़ित करता है, या देता है, या देने के लिए किसी के निर्देश देता है। तो मैं यहाँ पे इस वाले पॉइंट को अच्छे से आपको बता देता हूँ। ये हिंदी में फा पॉइंट है और इंग्लिश में वी। ओके, तो सेक्शन 9 का मैं वी पॉइंट यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए।
है ना। आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिए कि इसमें यदि किसी को वो होता है ना कहीं, मतलब किसी लड़की को जल्दी से उसको मैच्योर करने के लिए उसको इंजेक्शन दिया जाता है, यहाँ पे उसी चीज़ की बातें की जा रही है। कोई रासायनिक द्रव्य, मतलब कोई केमिकल चीज़ें कोई दे दी जाती है जो इंजेक्ट किया जाता है उनकी बॉडी पर, जिससे कि वो जल्दी जल्दी फिर मैच्योर होने लगती है। उस टाइप के कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं ना, उस टाइप के, तो वो दे दिए जाते हैं जिससे मैच्योर होने के लिए। तो ये भी एक प्रकार का अपराध ही होगा, और इसका अपराध हमें सेक्शन 10 में मिलता है, गुरुतर लैंगिक हमले के लिए दंड। ठीक है, तो जो कोई गुरुतर लैंगिक हमला करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मैं सेक्शन 10 में आ गया हूँ। यहाँ पर आप सेक्शन 10 में देखिए, यहाँ पे आप जो सेक्शन 10 है, गुरुतर लैंगिक हमले के लिए दंड, जो कोई हमला कारित करेगा उसे कम से कम 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी। मतलब यहाँ पे न्यूनतम 5 वर्ष है और एक अधिकतम 7 वर्ष है। हाँ, फाइन तो इसमें है ही। और ठीक है, और मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि यहाँ पे हम जो काउंट करते हैं बालक वर्ड, एक यहाँ पे जब बालक वर्ड का यूज़ होता है तो ये मत समझिए कि वो ओनली बॉय के लिए यूज़ हो रहा है। यहाँ पे 18 साल से कम उम्र के लड़का लड़की स्त्री पुरुष 18 साल से कम के लिए बालक वर्ड का यूज़ किया जा रहा है ना। ये मैं आपको नोटिस करा दूं जिससे आप कंफ्यूज ना हो। ठीक, अब लैंगिक उत्पीड़न। ठीक है, लैंगिक उत्पीड़न, तो अब लैंगिक उत्पीड़न में किसी व्यक्ति के द्वारा, ठीक है, किसी व्यक्ति के द्वारा किसी बालक पर लैंगिक उत्पीड़न किया गया है, जब ऐसा व्यक्ति, अब लैंगिक उत्पीड़न से यहाँ मैं आपको समझा दूँ, लैंगिक उत्पीड़न से मतलब है सेक्सुअल हैरेसमेंट। ओके, सेक्सुअल हैरेसमेंट की यहाँ पे बात की जा रही है। आपने यह वर्ड बहुत सुना होगा, सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है। तो अब मैं उसके यहाँ पे इसको पढ़ के सुनाता हूँ। कोई व्यक्ति किसी बालक पर लैंगिक उत्पीड़न करता है या कहा जाता है कि जब ऐसा व्यक्ति लैंगिक आशय से, तो इसका मैं आपको पहला पढ़ के सुनाता हूँ। कोई शब्द कहता है या कोई ध्वनि या अंग विक्षेप करता है या कोई वस्तु या शरीर का भाग इस आशय से प्रदर्शित करता है कि बालक द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाए कि अंग विक्षेप या वस्तु का या शरीर का भाग देखा जाएगा। ठीक है ना, किसी बालक को, तो यहाँ पे शायद तक आपको जैसे पहले वाले से आपको सारा समझ में आ रहा हो, कोई व्यक्ति मतलब ऐसे कुछ बातें सुन ले, ओके, मतलब कुछ अश्लील टाइप की बातें सुन ले या और उस शब्द और उसको और उसके शरीर का कुछ भाग देख ले, कोई लड़का है ना, तो कोई बालक अगर इस चीज़ को देख लेता है तो ये भी इसके अंदर काउंट किया जाएगा, किसी बालक को। हाँ, लेकिन जब वो देख रहा है और उसका आशा है उसको सुनाने का है, ये भी ध्यान रखा जाएगा। किसी बालक को उसके शरीर या उसके शरीर का कोई भाग प्रदर्शित करवाता है जिससे उसको ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा देखा जा सके। देखिए ये सब ये जो लाइन है, ये जो काम किया जाता है, ये आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा, पॉर्न मूवीज़ में जो लाइन दी गई है, इसका यही मतलब है, कोई भाग प्रदर्शित करवाता है। ठीक है ना, तो वैसे ही देखिए अब थर्ड लाइन में भी वही बात कही गई है, असली प्रयोजनों के लिए किसी प्रारूप या मीडिया में किसी बालक की वस्तु को दिखाता है। तो अब हम लोग समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो भी चीज़ दिखाई जाती हैं वो किस प्रयोजन से दिखाई जाती हैं, है ना। अगर वो अश्लीलता के लिए दिखाई जाती हैं, अगर ऐसा कुछ दिखाया जाता है तो उस पर भी ये चार्ज लगेगा। तो इसके लिए हमें सेक्शन 12 में लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड दिया गया, मतलब सेक्सुअल हैरेसमेंट। ये सेक्सुअल हैरेसमेंट कहलाता है। इसका पनिशमेंट है कि जो कोई बालक किसी बालक को उत्पीड़न करेगा, ठीक है ना, तो उसको कारावास की सज़ा और अधिकतम 3 वर्ष तक की सज़ा हो सकेगी, दंडित किया जाएगा। ठीक है, जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इसमें फ़ाइन तो आप कंपलसरी कर लें आप, है ना। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं आपका अध्याय 3 में। अध्याय 3, ठीक है, अध्याय 3, ये अध्याय 3 जो है ये 13 से लेके 15 तक दिया गया है। सॉरी, ये 13 से लेके 15 तक दिया गया है। उसमें ओनली सिर्फ 13, 14, 15 सिर्फ 3 ही सेक्शन है। अब मैं आपको बता दूं, अध्याय 3 अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग और इसके लिए दंड। यहाँ पे देखिए लाइन से ही समझ में आ रही है, अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग, मतलब कि बालक का प्रयोग मैं आपको बता सका हूँ 18 साल से स्त्री या पुरुष जो भी कहलाते हैं उनके लिए, मतलब लड़का या लड़की, उनका अगर यूज किया जाता है तो,
ठीक है ना। यहाँ पे अश्लील प्रयोजनों के लिए जो कोई किसी बालक का मीडिया के थ्रू, जिसमें टेलीविज़न या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक हो, कोई भी कार्यक्रम प्रसारित होता है, चाहे वो मीडिया हो चाहे कुछ हो, है ना, तो लैंगिक परितोष के प्रयोजनों के उपयोग करता है, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित है। अग किसी बालक की जननेंद्रियों का प्रदर्शित करना, या इसमें लिखा है कि देखिए अगर वो इस टाइप में मीडिया एरिया में किसी भी चीज़ में, है ना, किसी भी प्लेटफॉर्म में इस टाइप की जो कि प्रसारित हो रहा है पब्लिकली, अगर दिखाता है, जैसे उसका जननेंद्रिय प्रदर्शित करना, अगर उसकी जननेंद्रिय दिखा रहा है, किसी बालक का उपयोग वास्तविक नकली कार्य लैंगिक कार्यों के लिए कर रहा है, किसी बालक का शोभनीय और अश्लीलतापूर्ण प्रदर्शित कर रहा है, और गलत तरीके से मतलब शो करना बिल्कुल अश्लीलता के साथ, है ना, तो ये भी है। अब देखिए यहाँ मैं आपको स्पष्टीकरण पढ़ के सुना देता हूँ कि इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी बालक का उपयोग पद में अश्लीलता सामग्री को तैयार, उत्पादन, प्रतिस्थापन, पारेषण, प्रकाशन, सुकर और वितरण करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर, किसी अन्य तकनीक के किसी माध्यम से किसी बालक को अंतर्वर्लित करना सम्मिलित है। मतलब इसका मतलब हो गया कि जैसे कि प्रिपरेशन करना, प्रिपरेशन, प्रोडक्शन, ऑफरिंग, ट्रांसमिटिंग, पब्लिकेशन, है ना, जो पब्लिश कर रहे हैं, और फैसिलिटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पोर्नोग्राफी मटेरियल। तो इसमें आप अपना पनिशमेंट में आ जाते हैं। ये तो था, है ना, अश्लील साहित्य याद रखना इसमें। ये पोर्नोग्राफी, ये आप मामले आप बहुत न्यूज़ चैनल आदि में देखने को मिल जाएंगे आपको इसके, है ना। अब मैं आ जाता हूँ आपका अब मैं आ जाता हूँ इसमें 14 में। अब मैं आ जाता हूँ सेक्शन 14। सेक्शन 14 में बताया है कि अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक के उपयोग के लिए दंड, पनिशमेंट फॉर यूजिंग चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफी पर्पस। ठीक है, अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक के लिए उपयोग के लिए दंड। तो जो कोई अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक या बालकों का उपयोग करेगा या ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम नहीं होगी, ठीक है ना। तो अभी तक ये कैसा चला आ रहा है कि जो भी सेक्शन पढ़ रहे हैं उसमें जो उसका सेकंड सेक्शन आता है, जो नेक्स्ट सेक्शन आता है, उसमें उसके लिए दंड है। तो ये ऐसा ही अभी तक चला आ रहा है। कहाँ से? धारा 3 से लेकर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, है ना, फिर 10। तो ऐसी चीज़ें चली आ रही हैं। फिर 13 का 14, है ना। तो ये है। तो अब हम जैसे 14 में पढ़ रहे हैं, तो अगर वो ये सब चीज़ें करता है, अगर बालक का उपयोग वो इन सब चीज़ों के लिए करता है ना, तो इसमें बताया गया है कि कम से कम 5 वर्ष से कम नहीं होगी सज़ा। तो इसमें जो सज़ा जो है वो कम से कम 5 वर्ष से कम नहीं होगी, और दंड किया जाएगा जुर्माने से भी, ठीक है ना। और यदि वो दूसरी बार ऐसा करते हुए पाया जाता है, पहली बार तो हो गया, लेकिन यदि वो दूसरी बार भी ऐसा करते हुए पाया जाता है तो इसमें लिखा हुआ 7 साल तक की सज़ा होगी और जुर्माना भी। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें। अब हम सेक्शन 15 में आ जाते हैं। सेक्शन 15 में आ जाते हैं। सेक्शन 15 में, तो सेक्शन 15 में ये बताया गया है, ये अध्याय 3 का 15 है, ठीक है ना। तो बालकों को अंतर्ग्रस्त करने वाले अश्लील साहित्य के भंडारण के लिए दंड, ठीक है। बालकों को, है ना, तो यहाँ मैं पढ़ता हूँ पनिशमेंट वो स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफी मटेरियल। जो पोर्नोग्राफी मटेरियल, जो सीडी वीडी रखे रहते हैं ना, पोर्नोग्राफी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, तो उनके लिए दंड यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उनके लिए दंड आपको यहाँ पे सीधे बता देता हूँ कि इनमें 5,000 रुपये, ठीक है, और अगर वो दोबारा ऐसा करने पर पाए जाते हैं तो 10,000 रुपये से कम नहीं होगा, ठीक है। और हाँ, अगर वो अश्लील सामग्री का रिपोर्टिंग के ऐसे प्रयोजनों के सिवाय जो विहित किया जाए किसी भी समय, किसी भी रीति में या पारेषण या प्रदर्शन, प्रचार प्रसार में, तो उसे 3 साल तक की सज़ा हो सकेगी और जुर्माना भी, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको 15 का सेकेंड एक बार और अच्छे से बता देता हूँ, ठीक है। कोई भी व्यक्ति जो किसी बालक को सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री का रिपोर्टिंग के ऐसे प्रयोजनों के सिवाय जो विहित किया जाए किसी भी समय, किसी भी रीति में पारेषण या प्रदर्शन या प्रचार या वितरण करता है, ठीक है ना, मतलब पब्लिश करता है, मतलब वितरण करता है, किसी के पास सीडी है, यदि वो
पब्लिश करता है ना, मतलब बेचना ही हो जाता है, तो साक्ष्य और उसका साक्ष्य के रूप में उपयोग करता है, वह किसी भी भांति के कारावास से जो 3 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से उसको दंडित किया जाएगा। ठीक है ना। और वाणिज्यिक प्रयोजन से, अब मैं थर्ड में ये बता गया वाणिज्यिक प्रयोजन से, है ना, वाणिज्यिक प्रयोजन से अगर वो इसे वाणिज्य बोले तो कमर्शियल पर्पस से लोगों में एलोकेट कर देता है वो, तो इसके लिए 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है और अधिकतम 5 वर्ष तक की सजा। यदि वो दोबारा करता है तो न्यूनतम 5 हो जाएगी और मैक्सिमम 7 हो जाएगी, याद रखना। अब हम आ जाते हैं अध्याय 4। ठीक है, अध्याय 4 में आ जाते हैं, इसे हम चैप्टर 4 कहते हैं। ये हमारा अध्याय 4। तो इसमें बताया कि दुष्प्रेरण और किसी अपराध को कारित करने का प्रयास। देखिए अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, अब यहाँ पे ये बताया है कि किसी अपराध का दुष्प्रेरण, ठीक है, किसी अपराध का दुष्प्रेरण। आपने अबेटमेंट पढ़ा होगा, ये वही है, अबेटमेंट को ही हिंदी में दुष्प्रेरणा कहते हैं। तो इसमें अटेम्प्ट करने का कहा गया है, मतलब कि कोई भी जो दुष्प्रेरण सी चीज़ होती है, नाम से ही पता चल रहा है दुष्प्रेरण मतलब जो गलत धारणा से की जाए, है ना, दुष्प्रेरण। तो इसे इंग्लिश में अबेटमेंट कहते हैं। तो जो अबेटमेंट किया जाता है, ठीक है ना, जो दुष्प्रेरण किया जाता है उसको करने का प्रयास, ठीक है, यहाँ पर प्रयत्न की बात की जा रही है, याद रखना, जो करने का प्रयत्न करता है। तो इसमें बताया गया है कि कोई व्यक्ति अगर किसी को दुष्प्रेरण करता है तो पहला उस अपराध को करने के लिए, ठीक है, तो उस अपराध को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है अथवा उस अपराध को करने के लिए षड्यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है, यदि उस षड्यंत्र में, ठीक है, उस षड्यंत्र के अनुसरण में और उस अपराध को करने के उद्देश्य से कोई कार्य या अवैध लोभ घटित हो जाए। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो अपराध को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है, ठीक है ना, मतलब यही सब अपराध करने के लिए, अगर हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं तो ये अपराध करने के लिए कोई किसी व्यक्ति को उकसाता है, ठीक है, और यह उसके षड्यंत्र में शामिल होता है, ठीक है ना, और इसके साथ और सारे व्यक्ति शामिल होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अवैध लोभ घटित हो जाए से मतलब है जो इलीगल ओमिशंस होते हैं ना, मतलब कुछ ऐसे विचार होते हैं इलीगल ना, जो करना नहीं चाहते हैं, लेकिन अब देख रहे हैं कि यहाँ पे व्यक्तियों के समूह खड़े होकर बैठे हुए हैं वहाँ किसी षड्यंत्र का अनुसरण करते हुए, और वो चीज़ घटित हो जाए, मतलब वो दुष्प्रेरण, मन में जो एक भाव आ जाता है दुष्प्रेरण का, उसकी बात की जा रही है यहाँ पर। ओके, और थर्डली क्या होता है, उस अपराध के लिए की जाने में किसी कार्य अवैध लोभ द्वारा सहायता करता है। तो यहाँ पे अब मैं बता दूं, जो इंटेंशनली जो एड्स होते हैं, मतलब जी वही बता रहा हूँ मैं, जो अवैध लोभ द्वारा सहायता करता है। तो ये जो दुष्प्रेरण होता है, जो इलीगल ओमिशन होता है, जब कोई व्यक्ति खड़े होते हैं, जब देखते हैं कि कोई एक पर्सन जा रहा है वहाँ से, उसके साथ कुछ मन में कुछ दुष्प्रेरण का ख्याल आ जाता है, तो यहाँ पे उस चीज़ की बात की जा रही है। और जो मोस्टली आपने देखा होगा, ये रात में बहुत सारी चीज़ें ऐसी घटना घटित होती हैं जो बहुत मोस्टली रात में ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जहाँ पे कई व्यक्ति समूह बैठे रहते हैं, बहुत सारे लड़के। तो ये उस संबंध में बताया जा रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पे समझाने में कामयाब हुआ हूँ तो इलीगल ओमिशन उस चीज़ को कहते हैं, वो दुष्प्रेरण से ही मतलब रखता है, ठीक है ना, जब वो व्यक्ति होते हैं और एक विचारधारा उत्पन्न होती है, वो भी कौन सी, वो भी गलत विचारधारा उत्पन्न होती है ना। तो यहाँ पे आप स्पष्टीकरण को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बहुत वैसे ही बहुत ज़्यादा हो चुका है टाइम, मैं आपको और जल्दी फटाफट क्लियर करा देता हूँ। दुष्प्रेरण के लिए दंड, तो ये अब यहाँ पे आप अपन आ गए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन 16 में क्या पढ़ा अपन ने, किसी अपराध का दुष्प्रेरण पढ़ा हमने, है ना। तो अब दुष्प्रेरण के लिए दंड पढ़ते हैं। दुष्प्रेरण का मतलब पनिशमेंट ऑफ अबैटमेंट। तो जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, यदि दुष्प्रेरित का दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया जाता है, अब देखो जो उन्होंने सोचा था उसके परिणाम स्वरूप उसका काम हो गया, तो उस दंड के लिए दंडित किया जाएगा और उसे अपराध के लिए उपबंधित। तो कोई कार्य या अपराध दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया गया है कहा जाता है, तब उसको उकसाहट के परिणाम स्वरूप उस षड्यंत्र के अनुसरण में सहायता किया जाता है, जिससे दुष्प्रेरण घटित हो जाता है। देखिए जी वही बात है। तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, किसी अपराध को करने के लिए दंड, ठीक है। ये हम सेक्शन किस में पढ़ेंगे, सेक्शन 18। सेक्शन 18 में बता रहा है कि किसी अपराध को करने के लिए दंड।
तो ये हमारा है। अब मैं यहाँ पे बता दूँ आपको कि ये सेक्शन 4 जो है, ये 16, 17, 18, 16, 17, 18, इसमें सिर्फ 3 धाराएं हैं। सेक्शन 4 में चैप्टर 4 में भी 3 धाराएं ही हैं, ठीक है। इसकी ये लास्ट धारा मैं पढ़ रहा हूँ चैप्टर 4 की। इसमें बताया गया किसी अपराध को कारित करने के प्रयास के लिए दंड। यहाँ पे देखना, प्रयास के लिए दंड की बात की जा रही है। जो हमने वहाँ दुष्प्रेरण की बात की गई थी, अब उस प्रयास के लिए यहाँ पे दंड की बात की गई है। तो जो कोई इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध को अपराध करने का प्रयत्न करेगा या किसी का अपराध को कराएगा और ऐसे प्रयत्न का अपराध करने हेतु कोई कार्य करेगा या अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति ऐसे कारावास से यथा स्थिति जिसकी अवधि आजीवन कारावास के आधे तक की या उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास से जिसकी अवधि दीर्घतम अवधि के आधे तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय। तो देखिए यहाँ पे ये समझिएगा कि जो कोई इस अधिनियम के अधीन जो दंडनीय अपराध का प्रयत्न कर रहा है, मतलब जो व्यक्ति हैं जो इस दंडनीय अपराध के अधीन क्या कर रहे हैं, अपराध करने का प्रयत्न करना है। एग्जाम्पल के लिए वो जो व्यक्ति हुए हैं, वो उनके मन में ख्याल आया, वो अपराध करने का प्रयत्न करने की कोशिश कर रहे हैं, तो और अपराध करवाएगा और किसी अपराध को करवाएगा और ऐसे प्रयत्न में अपराध करने का कोई कार्य करेगा। यदि उनसे इस कंडीशन में अपराध हो जाता है, जो वो सोचते हैं वो अपराध हो जाता है, तो इस कंडीशन में यथा स्थिति जिसकी अवधि आजीवन कारावास होगी, तो ऐसी कंडीशन पे भी उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा मिल जाएगी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की हो जाएगी, या मतलब आजीवन कारावास के आधे तक की, या अपराध के लिए उपबंधित कारावास है जिसकी अवधि दीर्घतम अवधि के आधे तक की हो सकेगी। यदि और जैसे कि हमारा दिया गया है हमारा क्या इम्प्रिजमेंट, जो लाइफ इम्प्रिजमेंट दिया है, जो जितने साल तक का होगा अधिकतम, जितने साल तक का अधिकतम होगा उसका आधा किया जा सकता है। और जहाँ तक मेरे हिसाब है 14 दिया गया है कि मिनिमम 14 ईयर्स तक, तो उसका आधा ये 7 साल होता है। और वो जो मैक्सिमम, देखिए आजीवन कारावास मैक्सिमम आजीवन ही होता है ना, तो उसका आधा वो जितना कोर्ट सोच ले, और दंड होगा फाइन से भी, ठीक है। तो यहाँ पे अध्याय 5 की मैं बात कर रहा हूँ, अध्याय 5, ठीक है। जो अध्याय 5 है ये मामले की रिपोर्ट के लिए प्रक्रिया, ठीक है, मामले की रिपोर्ट के लिए प्रक्रिया, मामले की रिपोर्ट के लिए ये प्रक्रिया ये तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और 1974 का कहा, मतलब अपराधों की रिपोर्ट। यहाँ देखो अध्याय 5 जो बता रहा है मामले की रिपोर्ट करने के लिए प्रक्रिया है, ठीक है, प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग ऑफ केसेस। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, मामले की रिपोर्ट करने के लिए प्रक्रिया, ठीक है ना। यहाँ पे प्रक्रिया की बात की जाए तो अपराधों की रिपोर्ट करना। अब सेक्शन क्या बोलता है 19, अब मामले की रिपोर्ट के बारे में। तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 1974 में किसी बात के होती हुई भी कोई व्यक्ति जिसके अंतर्गत बालक भी जिसको यह आशंका है कि ऐसे अधिनियम के अधीन कोई अपराध किए जाने की संभावना या जानकारी रखता है, कोई अपराध किया गया है, वह निम्नलिखित की ऐसी जानकारी उपलब्ध कराएगा। विशेष किशोर पुलिस यूनिट, स्थानीय पुलिस। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे इसको बिल्कुल सीधा समझा दूँ ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कुछ ऐसी कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं जिसमें कहीं आपको पता चल गया है कि भाई ये इलीगल ट्रैफिकिंग, पोर्नोग्राफी, कुछ मतलब इस टाइप की कुछ सज़ा है, मतलब यहाँ पे किसी बालक का अहित होने वाला है ना, उसके साथ कुछ गलत होने वाला, और इसकी जानकारी आपको है, तो आप ऐसी चीज़ों की रिपोर्ट कहाँ कब कराएंगे, विशेष किशोर पुलिस यूनिट में आप उसका रिपोर्ट कराएंगे। इसको हम कहते हैं स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, ठीक है ना। या अगर आप वहाँ पे नहीं जा सकते हैं तो आप लोकल पुलिस में जाएंगे, ठीक है ना। तो अब फिर वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे पुलिस संख्या अंकित करेंगे, वो आप जो भी लिखेंगे उसको पूरा लेखबद्ध किया जाएगा, और आपको वो चीज़ पढ़ के सुनाई जाएगी जो आपने उन्हें लिखवाया है, और वो पुलिस यूनिट द्वारा रखी जाने वाली पुस्तिका में वो प्रविष्ट भी करेंगे, ठीक है ना। तो और बालक द्वारा दी गई है उसे उपधारा 2 के अधीन अभिलिखित किया जाएगा, जिससे बालक अभिलिखित की जा रही अंतर वस्तुओं को समझ सके। अभिलिखित में यहाँ पर अगर बोल दूँ तो यहाँ पे क्या सिंपल लैंग्वेज की बात की जा रही है, एक सरल भाषा में अभिलिखित किया जाएगा। जो भी कंटेंट होंगे उसको हम यहाँ पे क्या होता है, जो भी कंटेंट होते हैं ना उसको इस मामले में सरल भाषा यूज की जाती है,
सरल भाषा में इसको ये रिकॉर्ड की जाती है, लिखी जाती है, ठीक है ना, जिससे कि लोगों को समझ में आ सके। और इसमें आप और पढ़ लीजिएगा, है ना। अब मैं डायरेक्ट आपको सीधे सेक्शन 20 बताता हूँ। मामले की रिपोर्ट करने के लिए मीडिया स्टूडियो और फोटो चित्रण सुविधाओं की बाध्यता, मतलब ऑब्लाइगेशन ऑफ मीडिया स्टूडियो एंड फोटोग्राफी फैसिलिटीज टू रिपोर्ट केसेस, ठीक है। मीडिया या होटल या लॉज या अस्पताल या क्लब या स्टूडियो या फोटो या चित्रण संबंधी सुविधाओं का कोई कार्मिक चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, उनमें नियोजित व्यक्तियों की संख्या को दृष्टि में लाए बिना किसी ऐसी सामग्री या वस्तु के किसी माध्यम के उपयोग से जो कि किसी बालक के लैंगिक शोषण संबंधी है, जिसके अंतर्गत अश्लील साहित्य, लिंग संबंधी या बालकों का अश्लील प्रदर्शन करना या स्थिति विशेष किशोर पुलिस यूनिट या स्थानीय पुलिस को ऐसी जानकारी उपलब्ध कराएगा, ठीक है ना। यहाँ पर वही बात की जा रही है जो मैंने आपको बताया। यहाँ पर अगर इस टाइप के देखते हैं कि क्रियाकलाप के बारे में आपको जानकारी है और किसी चीज़ से रिलेटेड, तो चाइल्ड के साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आप उसकी सूचना यहाँ पे दे सकते हैं। स्पेशल जुवेनाइल यूनिट को दे सकते हैं या तो किसी लोकल पुलिस को। तो अब यहाँ पे अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ सेक्शन 21, ठीक है, सेक्शन 21। सेक्शन 21 के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि मामले की रिपोर्ट करना या अभिलिखित करने में विफल रहने के लिए दंड। अब देखिए यहाँ पे पनिशमेंट फॉर फेल्यूर और रिपोर्ट और रिकॉर्ड अ केस। देखिए कोई व्यक्ति जो धारा 19 की उपधारा, यहाँ पे देखिए हमने क्या पढ़ा था, 19 की उपधारा, यहाँ पे 19 क्या था, अपराधों की रिपोर्ट करना, मतलब अब अपराध की रिपोर्ट कर रहे हैं जी हम, किस में पढ़ रहे हैं, धारा 21 में। ये क्या बोलता है, उपधारा 1 में। तो या 20 के अधीन किसी अपराध के लिए किए जाने की रिपोर्ट करने में विफल रहेगा, या जो धारा 19 की उपधारा 2 के अधीन ऐसे अपराध अभिलिखित करने के लिए उपधारा अभिलिखित करने के लिए विफल रहेगा, वह किसी भी भांति के कारावास से जो 6 मास तक का हो सकेगा, जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। किसी कंपनी या किसी संस्था, चाहे वो जिस नाम से ज्ञात हो, का भार साधक कोई व्यक्ति जो अपने नियंत्रणाधीन किसी अधीनस्थ के संबंध में धारा 19 के क्लोज 1 के अधीन किसी अपराध के किए जाने वाली रिपोर्ट में विफल रहेगा, तो ऐसी अवधि की कारावास की सजा 1 साल तक हो सके। देखिए यहाँ पे आपको सीधे बता दूं, जब आप किसी मतलब इस टाइप के जो मैंने आपको बताया कि चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड आप किसी चीज़ की अगर आप रिपोर्ट करने जाते हैं और वहाँ पे पुलिस नहीं लिखता है, तो यहाँ पे बताया गया है कि उसको 1 साल तक की सज़ा हो सकती है और जुर्माना भी उसको लग सकता है। अब मैं सेक्शन 20 में आता हूँ। सेक्शन 20, ठीक है, सेक्शन 20 है जी, सेक्शन 22 मिथ्या परिवाद या मिथ्या सूचना के लिए दंड। देखिए अगर आपने कहीं केस कर दिया कि यहाँ पे, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जो जैसे आपने बताया कि यहाँ पे यह चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उस टाइप की पोर्नोग्राफी हो रही है, कोई भी सेक्सुअल रिलेटेड मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही है, और आपने इसके बारे में लोकल पुलिस या कहीं भी को जाके झूठी रिपोर्ट वहाँ पे लिखवा दी, है ना। पनिशमेंट फॉर फॉल्स कंप्लेंट और फॉल्स इन्फॉर्मेशन। देखिए कंप्लेंट बस नहीं, आप इन्फॉर्मेशन भी देते हैं तो ये गलत बात हो जाएगी, इसके लिए भी आपको दंड दिया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बता दिया गया है, कोई व्यक्ति है जो धारा 5-3-5-3, देखिए जो हमने, अब देखिए धारा वाइज अब अच्छे समझिएगा, धारा वाइज। धारा हमने 3 में क्या पढ़ा था, धारा 3, धारा 5, धारा 7। सबसे पहले हमने पढ़ा था पेनेट्रेशन सेक्सुअल असॉल्ट, फिर एग्रेवेटेड पेनेट्रेशन सेक्सुअल असॉल्ट 5 में, ठीक है। 7 में सेक्सुअल असॉल्ट, फिर सेक्सुअल असॉल्ट पढ़ा था 7, ठीक है ना। और 9 में पढ़ा था गुरुतर मत मीन्स एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है ना, गुरुतर लैंगिक हमला। तो ये 4 जो हैं, अगर इसके
अंडर कोई अपराध किसी संबंध में किसी व्यक्ति के विरुद्ध उसे अवमानित करने या उद्यापित करने या धमकाना बदनाम करना एकमात्र आशय से मिथ्या परिवाद करता है या कोई सूचना उपलब्ध कराता है, तो ऐसे कारोबार से जो 6 मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा। याद रखना, तो ऐसी कंडीशन में याद रखना, अगर आप ऐसा कुछ काम करते हैं तो आपको 6 महीने तक की सज़ा हो सकेगी। आप अगर ध्यान रखिएगा 3579, अगर 3579 सेक्शन के अकॉर्डिंग, है ना, अगर आप कोई मिथ्या रिपोर्ट कुछ भी करते हैं तो आपको 6 माह तक की सज़ा होगी। और हाँ, फाइन तो अपने आप जोड़ ही लीजिएगा, क्योंकि फाइन जहाँ तक मैंने पढ़ा हूँ सभी में दिया गया, ठीक है ना। फाइन तो यहाँ पर कंपलसरी है, अगर ना भी लिखा हो तो आप फाइन जोड़ दीजिएगा। तो अब मीडिया के लिए प्रक्रिया, यहाँ पे याद रखिएगा मीडिया की बातें यहाँ पे ज़रूर होंगी। तो यहाँ पर सेक्शन 23 जरूर याद रखना कि जो प्रोसीजर होता है ना, जो प्रोसीजर ऑफ मीडिया, उसके बारे में बताया गया है जी, आप पढ़ लीजिएगा, है ना। वीडियो वैसे ही बहुत ज़्यादा लेंदी होगा, क्योंकि बहुत 46 कंप्लेंट कराने, 46 कंप्लेंट नहीं, कंप्लीट कराने। तो यहाँ पे अब मैं सीधे आ जाता हूँ अध्याय 6, ठीक है। अब अध्याय 6 जो है, ये मैं आपको बता दूं, अध्याय 6 जो है 24 से लेके 27 तक दिया गया है, मतलब 24 से 27, मतलब सिर्फ 4 सेक्शन हैं इसमें, सिर्फ 4 सेक्शन दिए गए। अब देखिए, हमने अब यहाँ पे सेक्शन 6वें में क्या पढ़ा था, सॉरी 5वें में क्या पढ़ा था हमने, 5वें में क्या था, जहाँ पे क्या हुआ था, मामले की रिपोर्ट, वहाँ पे प्रयत्न, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो प्रयत्न है, अब यहाँ बालकों के कथन को अभिलिखित करने की प्रक्रिया है, ठीक है ना। हमने सेक्शन 5 में पढ़ा था मामले की रिपोर्ट करने की प्रक्रिया। अब हम पढ़ेंगे बालकों के कथन को अभिलिखित करने की प्रक्रिया, यह है अध्याय 6 में, चैप्टर 6। तो बालकों के कथन को अभिलिखित किया जाना, अभिलिखित किया जाने से मतलब स्टेटमेंट, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अ चाइल्ड, ओके। तो बालक के कथन को बालक के विश्वास, ठीक है ना। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सेक्शन नंबर 24, बालक के कथन को बालक के निवास पर या ऐसे स्थान पर जहाँ पर साधारणतः निवास करता है या उसकी पसंद के स्थान पर और यथासाध्य उपनिरीक्षक की पंक्ति में अन्यून किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जाएगा, ठीक है ना। अन्यून किसी, यहाँ पे देखिए अन्यून से मैं आपको मतलब समझा दूँ, यहाँ पे अन्यून वर्ड भी लीगल वर्ड है, बहुत जगह आएगा। तो यहाँ पे अन्यून किसी महिला पुलिस अधिकारी ना, जहाँ तो मैं इसका ये मतलब बता दूँ, अन्यून का मतलब होता है जो नॉट बिलो ऑफ द रैंक होते हैं ना। अब मैं कैसे बता दूँ, यहाँ कांस्टेबल समझ लीजिए, ओके, इसको आप कांस्टेबल समझ लीजिए। और उपनिरीक्षक तो आप समझ गए होंगे, उपनिरीक्षक मतलब सब इंस्पेक्टर, है ना। लेकिन यहाँ पे अगर बात की जा रही है या उसकी पसंद के स्थान पर या यथासाध्य उपनिरीक्षक की पंक्ति से किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जाएगा, मतलब कि वो सब इंस्पेक्टर रैंक का तो होना ही चाहिए, इसके रैंक के नीचे का नहीं होना चाहिए, ओके। अगर वो इस टाइप की कोई कंप्लेंट अगर अभिलिखित कर रहा है, स्टेटमेंट है ना, प्रोसीजर में ला रहा है चाइल्ड फॉर द चाइल्ड, तो उसको वो सब इंस्पेक्टर से नीचे उसकी रैंक नहीं होनी चाहिए, ओके। यहाँ पे आप समझ गए, अन्यून मतलब बिल्कुल डाउन, कांस्टेबल समझ लीजिए उसको, तो उससे नीचे रैंक नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे पॉइंट भी देख लीजिए, बालक के कथन को अभिलिखित किए जाते समय पुलिस अधिकारी वर्दी में नहीं होगा, गुड। अन्वेषण करते समय पुलिस अधिकारी बालक का परीक्षण करते समय यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी समय बालक अभियुक्त के किसी प्रकार के संपर्क में न आए, किसी बालक को किसी भी कारण से रात्रि में या किसी पुलिस स्टेशन में निरुद्ध नहीं किया जाएगा, ठीक है। पुलिस अधिकारी तब तक सुनिश्चित करेंगे, ठीक है, पुलिस अधिकारी तब सुनिश्चित करेंगे कि बालक की पहचान पब्लिक मीडिया में संरक्षित रहे जब तक कि बालक के हित में विशेष न्यायालय द्वारा अन्यथा निर्देशित न किया गया हो। यहाँ पर निरुद्ध से मैं आपको बता दूं, यहाँ निरुद्ध कर नहीं किया जाने से मतलब है डिटेंड, ओके।
नो चाइल्ड सेल बी डिटेन्ड इन द पुलिस स्टेशन इन द नाइट ऑफ एनी रीजन। ओके, अब सेक्शन 25, मजिस्ट्रेट द्वारा बालक के कथन का अभिलेखन। ओके, यदि बालक का कथन, ध्यान दीजिएगा, यदि बालक का कथन दंड प्रक्रिया संहिता 1973 1974 का दंड प्रक्रिया संहिता, यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ CRPC, कंफ्यूज नहीं हो गया, कंफ्यूज नहीं होइएगा, दंड प्रक्रिया संहिता, जिसमें इसके पश्चात संहिता में कहा गया है कि धारा और 164 के अधीन अभिलिखित किया गया है, तो ऐसे कथन का अभिलेखन मजिस्ट्रेट उसमें अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए बालक द्वारा बोला गया कथन का अभिलेख करेगा। याद रखिए कि यहाँ पे क्या है, धारा के CRPC धारा 164 के तहत, 164 के तहत क्या होता है, अभिलिखित किया जाएगा, स्टेटमेंट लिखा जाएगा। धारा 164 के तहत, देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, धारा 164 के तहत जो होगा स्टेटमेंट लिखा जाएगा। और 19 और 173 धारा 173 के तहत उस फाइल को रिपोर्ट कर दिया जाएगा, जो भी स्टेटमेंट लिखा जाएगा उसको रिपोर्ट कर दिया जाएगा। ओके, उसमें मतलब फाइल रिपोर्ट कर दिया जाएगा। ओके, और अभिलिखित किए जाने वाले कथन के संबंध में अतिरिक्त उपबंध, ये धारा 26 हम कहती है, अभिलिखित किए जाने वाले कथन के संबंध में अतिरिक्त उपबंध यथास्थिति, यथास्थिति मतलब जैसा, मतलब वैसे ही, एज यूजुअल, मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी बालक के माता पिता या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को जिसमें बालक का भरोसा या विश्वास है उपस्थित में बालक द्वारा बोले गए अनुसार कथन अभिलिखित करेगा। अब देखिए, अब जब ऐसी कंडीशन होगी, कोई बालक अगर इस टाइप की कंडीशन में फंसा होगा, कोई सेक्सुअल असॉल्ट से रिलेटेड मान लिया जाए, तो अगर उसका कोई कथन लिखा जाता है, यदि उसका कोई स्टेटमेंट लिया जाता है, तो उसके माता पिता है ना, या कोई ऐसा कोई भरोसा लायक कोई अन्य कोई एक ऐसा व्यक्ति है ना, जो तो क्या होगा, जब बालक वो बोलेगा तो वो उसको अभिलेखित करेगा, है ना। जहां आवश्यक है वहां यथास्थिति मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी बालक का कथन अभिलिखित करते समय किसी अनुवादक या किसी दुभाषी जो सहायता अनुभव रखता है या किसी ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए की सहायता ले सकेगा। देखिए, कई बार ऐसी कंडीशन में होती है, कई बार लैंग्वेज प्रॉब्लम आती है, तो ऐसी कंडीशन में हम ऐसे व्यक्ति की सहायता ले सकते हैं जिसको उस लैंग्वेज में वो लैंग्वेज आती हो, है ना, जिसका वो अनुवाद कर सके, है ना। तो ऐसा भी हम हेल्प लेते हैं। और यथास्थिति मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी किसी बालक का कथन अभिलिखित करने के लिए किसी मानसिक शारीरिक निश्चयता वाले बालक के मामले में किसी विशेष रक्षा या बालक के संपर्क की रीति से सुपरिचित किसी व्यक्ति या उस क्षेत्र के किसी विशेषज्ञ जो ऐसे रहता अनुभव रखता है ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए सहायता ले सकेगा। देखिए, कई बार ऐसी कंडीशन आती है कि कुछ इंसैनिटी टाइप के बालक होते हैं, उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, और मैं ज़्यादा वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, तो आप समझ जाए। तो ऐसे क्षेत्र में क्या होता है, मतलब किसी विशेषज्ञ का जो अनुभव रखता है इस क्षेत्र में, है ना, उससे फीस से रिलेटेड हर चीज़ की सहायता ली जाती है। क्योंकि देखिए, जब आप कोर्ट में केस करते हैं तो हर चीज़ लगता है, स्टाम्प ड्यूटी वगैरह हर चीज़ लगती है, तो वही सब पेमेंट के बारे में। तो जहां आवश्यक है वहां यथास्थिति मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि बालक का कथन श्रव्य दृश्य के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाए। देखिए, जब कोई भी घटना घटित हो जाती है उस बालक के साथ या हो चुकी होगी और उसका स्टेटमेंट लिया जा रहा होगा, तो वो उसकी रिकॉर्डिंग क्या श्रव्य और दृश्य, मतलब दोनों तरीके से उसकी रिकॉर्डिंग होगी। आप ये नहीं कर सकते कि आप सिर्फ लिख लें, आप उसको वर्बली, ओके, वर्बली एंड उसको स्टेटमेंट, आप उसको वर्बली का रिकॉर्ड किया जाएगा, है ना, और उसको लिखा जाएगा, दोनों ही होने चाहिए। ऑडियो हम इसको कहते हैं अगर नॉर्मल लैंग्वेज में ऑडियो एंड वीडियो इलेक्ट्रॉनिक, ओके, तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। अब बालक की चिकित्सा परीक्षा, याद रखिएगा, ये 27 इसमें आपसे पूछ सकता है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ चाइल्ड, है ना, इसमें 27 में आपसे पूछ सकता है कि किस में चिकित्सा परीक्षा होती है बालक की, किस सेक्शन में, ठीक है, तो आप बता देंगे 27। तो उस बालक की चिकित्सीय परीक्षा जिसके संबंध, ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ें 27
जिसके बाबत इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है, इस बाबत के होते हुए भी अधिनियम के अधीन अपराध के लिए कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट या परिवाद रजिस्ट्रेटेड नहीं किया गया है, दंड प्रक्रिया से 1964 के अनुसार संचालित की जाएगी। देखिए यहाँ मैं आपको बता चुका हूँ कि 1964 में क्या होता है। यहाँ पर 1964 में क्या होता है, उसका स्टेटमेंट नोट किया जाएगा। उस बालक की चिकित्सीय परीक्षा मतलब उसका मेडिकल एग्जामिन हो जाएगा जिसके संबंध में अधीन कोई अपराध किया गया। अगर उसके अधीन कोई ऐसा कोई अपराध किया गया है, किसके अधीन, उस बालक के अधीन भाई, और इस अधिनियम के अकॉर्डिंग, तो उसमें क्या होगा, यदि उसकी वो FIR जो FIR होती है ना, प्रथम सूचना रिपोर्ट, या कोई केस नहीं किया है, तो उस वो डायरेक्ट स्टेटमेंट की जाएगी, डायरेक्ट स्टेटमेंट लिया जाएगा। यदि पीड़ित कोई बालिका है तो चिकित्सीय परीक्षा किसी महिला डॉक्टर से की जाएगी, ठीक है ना। और चिकित्सीय परीक्षा बालक के माता पिता या किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में की जाएगी जिसमें बालक को भरोसा है, और वो बालक जिस पे भरोसा रखता है उसकी स्थिति उसके आसपास होना जरूरी है। यदि वो अपने माँ बाप भरोसा करता है तो उसको माँ बाप का होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ उपधारा 3 में देखिए, जहाँ उपधारा 3 की बात की जा रही है, माता पिता या अन्य व्यक्ति बालक के चिकित्सा परीक्षा किसी कारण से उपस्थित नहीं है, यदि माता पिता जो कि हैं वो उपस्थित नहीं है, तो चिकित्सीय परीक्षा संस्था द्वारा, किसी ऐसी संस्था द्वारा, किसी मतलब इस संस्था की जो कोई वुमेन होगी, कोई एक नॉमिनेटेड है ना, एक जो नॉमिनेटेड होगी, एक वुमेन नॉमिनेटेड होगी, किसके थ्रू, मेडिकल इंस्टीट्यूशन के थ्रू होगी, जो इसकी देख रेख में उसका एग्जामिन किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे धारा 26 ख़त्म होती है और अध्याय 6 भी ख़त्म होता है। अब शुरू होता है अध्याय 7, चैप्टर 7 विशेष न्यायालय। यहाँ देखिए, यहाँ स्पेशल कोर्ट की बात की जा रही है। स्पेशल कोर्ट, विशेष न्यायालय को अभिहित किया जाना चाहिए। ये सेक्शन 28 डेजिग्नेशन ऑफ स्पेशल कोर्ट। यहाँ पे अभिहित करने का मतलब डेजिग्नेशन से है। देखिए यहाँ पे मैं आपको क्लियर बता दूँ, यहाँ पे डेजिग्नेशन से मतलब कि जो इस टाइप के केसेस होंगे ना, जो त्वरित मतलब बिल्कुल जल्दी करवाना है उनको, है ना। यहाँ पे बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल जिसे हम फास्ट ट्रैक कोर्ट कहते हैं, अगर इस टाइप का हमें जल्दी इन केसेस को जल्दी से देखना है ना, तो क्या होता है यहाँ पे ना, जो सेशन कोड होते हैं उनको ही स्पेशल कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उनको डेजिग्नेशन कर दिया जाता है। यहाँ पे कहा जाए तो अभिहित कर दिया जाता है सेशन कोड को ही, फिर ये स्पेशल कोड कहेंगे, ठीक है ना। और ये किसके परामर्श से होगा, मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से होगा, उच्च न्यायालय के, है ना। परंतु यदि किसी सेशन न्यायालय को बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 और 2006 का प्रवृत्ति किसी ऐसे विधि प्रयोजन के लिए अभिहित किसी विशेष न्यायालय को बालक के रूप में अधिसूचित कर दिया जाता तो अधीन विशेष न्यायालय समझा जाएगा। अब यहाँ पे बताता है कि जो बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम है 2005 और 2006 का, उसमें जो दिया गया है, यदि वो ये जो मामला जो है अगर वो इसके अंडर में पाया जाता है तो, है ना, अभी किसी तो विशेष न्यायालय को सूचित कर दिया जाएगा और ऐसे को और इस धारा के अधीन विशेष न्यायालय समझा जाएगा। तो ये भी इस धारा के अंतर्गत भी उसे विशेष न्यायालय ही समझा जाएगा। सेशन कोर्ट में जो मामला चलेगा उसको भी यही समझा जाएगा, स्पेशल कोर्ट ही समझा जाएगा। मैं यहाँ पर डायरेक्ट 29 में आता हूँ। सेक्शन 29, कतिपय अपराधों के बारे में उपधारणा। जहाँ किसी व्यक्ति को इस अधिनियम की धारा 3, 5, 7 में मैंने पहले ही बताया था, है ना, आपको देखिए पूरे याद रहना चाहिए। मेरे हिसाब से तो आपको मिनिमम 20 तक तो याद रहनी चाहिए कि किसमें क्या है, किसमें पेनिट्रेशन है, फिर एग्रावेटेड है, फिर सेक्सुअल असोल्ट है, फिर डायरेक्ट एग्रावेटेड है, फिर सेक्सुअल हैरेसमेंट है ना, फिर पोर्नोग्राफी है। तो इस टाइप से आपको पूरा याद रहना चाहिए। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ सेक्शन 29, सेक्शन 29, सेक्शन 29, कतिपय अपराधों के बारे में अवधारणा। जहाँ किसी व्यक्ति को इस अधिनियम की धारा 3, 5, 7, 9
के अधीन किसी कानून को दुष्प्रेरण करने का प्रयत्न या जो अभियोजित किया जाता है वहाँ पर विशेष न्यायालय अवधारणा करेगा और व्यक्ति ने वह अपराध किया जब तक कि वह इसके विरुद्ध साबित नहीं हो जाता। तो मतलब देखिए यहाँ पे कतिपय अपराधों के बारे में उदाहरण से यहाँ पे मतलब मैं ये बता दूं कि जो कुछ ऑफेंसेस होते हैं, जो कुछ अपराध होते हैं, तो इस धारा के अधीन, ठीक है, इस धारा के अंतर्गत उनका प्रिजम्पशन किया जाएगा, मतलब उसको उपधारित किया जाएगा। उपधारित एक उपधारणा बना ली जाती है ना, वैसे इसको उपधारित किया जाएगा, मतलब उसको इसमें भी लिया जाएगा कि यार इसके तहत कोई कुछ तो किया तो नहीं है इस धारा के अंतर्गत, वैसा है। तो आपराधिक मानसिक स्थिति की उपधारणा, सेक्शन नंबर 30। इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए किसी अभियोजन में जो अभियुक्त के पक्ष पर आपराधिक मानसिक स्थिति की अपेक्षा करता है, न्यायालय ऐसी मानसिक स्थिति की विद्यमानता को अवधारण करेगा, किंतु अभियुक्त के लिए यह तथ्य साबित करने के लिए प्रतिरक्षा होगी और उस अभियोजन में किसी अपराध के लिए आरोपित कृत्य के संबंध में ऐसी मानसिक स्थिति नहीं है। अब यहाँ पे आपराधिक मानसिक दशा की उपधारणा बताई जा रही है। आपराधिक मानसिक दशा, आप अब वर्ड में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपराधिक मानसिक स्थिति, आपराधिक मानसिक की उपधारणा। यहाँ पे आपराधिक मानसिक स्थिति से मतलब है कि जो कल्पेबल मेंटल होता है ना, कल्पेबल मेंटल स्टेट, मतलब एक जो कंडीशन आ जाती है, कल्पेबल मेंटल स्टेट जो आ जाती है, तो इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए किसी अभियोजन में जो व्यक्ति अभियुक्त की ओर से आपराधिक मानसिक स्थिति की अपेक्षा करेगा, विशेष न्यायालय की मानसिक दिशा में विद्यमानता की अवधारणा करेगा। ठीक है, यहाँ पे सीधे मैं आपको डायरेक्ट इसका स्पष्टीकरण बता दूं। इस धारा में आपराधिक मानसिक दशा के अंतर्गत आशय हेतुक किसी तथ्य का ज्ञान और किसी तथ्य में विश्वास या विश्वास किए जाने का कारण भी है। सेक्शन 31, मैं आप सेक्शन 31 में बता देता हूँ आपको। ये बहुत ही लेंदी एक्ट है, 46 सेक्शन है। और अब मैं आ जाता हूँ सेक्शन 31, विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों को दंड प्रक्रिया संहिता। ठीक है, CRPC जो 1974 का 2 के उपबंध, ठीक है, इस जमानत और बंध पत्र विशेष उपबंधों सहित किसी विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाही को लागू होंगे। उक्त उपबंधों के प्रयोजन के लिए विशेष न्यायालय को सेशन न्यायालय समझा जाएगा। विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन का संचालन करने वाले व्यक्ति को लोक अभियोजक समझा जाएगा। अब देखिए, जहाँ विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाही को दंड प्रक्रिया, यहाँ पे बताया गया कि CRPC 1973 का जो 2 है क्लोज, वहाँ पे जमानत और बंध पत्र उपबंधों सहित, मतलब जो भी जमानत के पेपर्स होंगे, है ना, जो भी बॉन्डिंग होगी, जो भी बॉन्ड्स होंगे, जमानत के पेपर बोले तो बेल एंड बॉन्ड्स यहाँ पे, है ना, तो किसी विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाही को लागू होंगे। देखिए, तो अप्लाई टू द प्रोसीडिंग बिफोर अ स्पेशल कोर्ट। ओके, तो इसका पर्पस क्या होगा, तो इसमें विशेष न्यायालय को अपन सेशन कोर्ट समझ लेंगे, है ना, हम नहीं ये समझ लेंगे। और जो न्यायालय के समक्ष जो अभियोजन चल रहा, अभियोजन से मतलब है जो प्रोसिक्यूशन चल रहा होगा, ठीक है, जो अभी प्रोसिक्यूशन चल रहा है, ठीक है, संचालन करने वाले व्यक्ति को लोक अभियोजक समझा गया, उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर समझा जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि कई मामलों में ऐसा होता है कि उनको किसी के पास पैसे नहीं होते। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन क्लियर नहीं है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, तो एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर उपलब्ध कराया जाता है सरकार की तरफ से, उसी के बारे में है। और विशेष लोक अभियोजक के बारे में हम पढ़ेंगे 32 में। राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केवल इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन मामलों का संचालन करने के लिए प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति करेगा। देखिए, यहाँ पे विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति करेगा। अब मैं बता दूँ, जो विशेष लोक अभियोजक करेगा, यहाँ पे उसकी कम से कम कितना 7 वर्ष की अवधि होनी चाहिए, मतलब वो प्रैक्टिस कर चुका हो 7 वर्ष की, तो उसी को ही विशेष लोक अभियोजक बनाया जाएगा। ठीक है, अगर कोई कहता है कि 10 साल, तो 10 साल मत कर मानिएगा, जो लिखा है उस पर फोकस करिएगा। ठीक है, 7 वर्ष जो मिनिमम होती है,
तो ये धारा जो 32 है, इससे इसके साथ ही सेक्शन 32 ख़त्म हुआ और अध्याय 7 मतलब चैप्टर 7 यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम आते हैं सेक्शन 33 अध्याय 8। अब हम चैप्टर 8 शुरू कर रहे हैं, जो कि 33 से लेकर, ठीक है, जो कि 33 से लेकर 38 तक दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए, अब हमने पढ़ा था विशेष न्यायालय, अब हम उसकी प्रोसीजर पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए क्रोनोलॉजी समझिए, विशेष न्यायालय था, अब विशेष न्यायालय की शक्तियाँ, ठीक है, उसकी प्रक्रिया और उसके साक्ष्य का विश्लेषण किया जाएगा। प्रोसीजर एंड पावर ऑफ स्पेशल कोर्ट्स एंड रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। ओके, सेक्शन 33 विशेष न्यायालय की प्रक्रिया और शक्तियाँ, प्रोसीजर एंड पावर ऑफ स्पेशल कोर्ट। कोई विशेष न्यायालय अभियुक्त को, अच्छे समझिएगा, कोई विशेष न्यायालय अभियुक्त को, अभियुक्त बोले तो एक्यूज्ड, विचारण के लिए उसको सुपुर्द किए बिना किसी अपराध का संज्ञान, ऐसे अपराध का गठन करने वाले तथ्य का परिवाद। यहाँ पे परिवाद वाले से बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। यहाँ परिवाद का मतलब केस होता है, परिवाद मतलब केस प्राप्त होने पर या ऐसे तथ्यों को पुलिस रिपोर्ट पर ले सकेगा। यथा स्थिति, ठीक है, यथा स्थिति जो है विशेष लोक अभियोजक मैंने बताया था ना, जो 7 साल वाला जो होता है विशेष लोक अभियोजक किसमें, देखिए यहाँ भी ध्यान रखिएगा, विशेष लोक अभियोजक किसमें नियुक्त किया जाता है, सेक्शन 32 में। ध्यान रखिएगा, सेक्शन 32 में चैप्टर 7 की लास्ट धारा 32 में, है ना, विशेष लोक अभियोजक के बारे में बताया गया है। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकता है। देखिए 5 नंबर का आना है इससे, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा। इसलिए देखिए जितना डिटेल में पढ़ेंगे उतना ही ठीक रहेगा। कुछ कुछ पता होना ज़रूरी है, कुछ ना पता होने से कुछ सुन लेना भी बहुत ज़रूरी है, तो वो बहुत हमें बहुत फ़ायदा होता है उसका, हमें पेपर में, ठीक है ना। विशेष लोक अभियोजक अभियुक्त के लिए या उपसंजात होने वाला काउंसिल, ठीक है ना। उपसंजात मतलब यहाँ पे आप, मैं यही बता दूँ, उपसंजात मतलब अपीयरिंग से है, अपीयरिंग, जो कोर्ट के समक्ष जो अपीयर होते हैं ना, वो उपसंजात कहलाता है, ठीक है ना। तो अभियोजक या अभियुक्त के लिए उपसंजात होने वाला काउंसिल बालक, तो उपसंजात होने वाला काउंसिल बालक की मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा या पुनः परीक्षा अभिलिखित करते समय बालक से पूछे जाने वाले प्रश्नों को विशेष न्यायालय को संसूचित करेगा, जो क्रम से उन प्रश्नों को बालक के समक्ष रखेगा। अब जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, वो धीरे धीरे जो भी क्वेश्चन होते हैं ना, उसका एग्जामिन करेगा, उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा, है ना। तो और जो कुछ क्वेश्चन होते हैं वो उसके समक्ष रखे जाएंगे, ठीक है ना, उस बालक के समक्ष। विशेष न्यायालय यदि आवश्यक समझे तो विचारण के दौरान बालक के लिए बार बार विराम अनुज्ञात कर सकेगा। ओके, किस अनुज्ञात कर सकेगा। देखिए यहाँ पे, और मैं ये बता दूं, विचारण से मतलब यहाँ विचार वाला विचारण नहीं है। आप ध्यान से देखिए 33 के 3 में देखिए आप, विशेष न्यायालय यदि वह आवश्यक समझे विचारण के दौरान, विचारण मतलब यहाँ ट्रायल से है। ओके, बहुत सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, विचारण कुछ ऐसे वर्ड होते हैं ना जो विचार से मैच खाते हैं, लेकिन यहाँ विचारण से मतलब है ट्रायल। ओके, विचारण के दौरान मतलब ड्यूरिंग द ट्रायल। विराम अनुज्ञात कर सकेगा। अनुज्ञात बोले तो परमिट, यहाँ पे अनुज्ञात मतलब आज्ञा से है, परमिट करने से। ओके, ध्यान रखिएगा वर्ड्स को। विशेष न्यायालय बालक के परिवार के किसी सदस्य, संरक्षक, मित्र या नातेदार के जिसमें बालक का भरोसा और विश्वास है, न्यायालय में उपस्थित अनुज्ञात करके बालक के लिए मित्रतापूर्ण वातावरण सर्जित करेगा। ओके, विशेष न्यायालय सुनिश्चित करेगा कि बालक को न्यायालय में साक्ष्य देने के लिए, एविडेंस देने के लिए बार बार नहीं बुलाया जाए। विशेष न्यायालय विचारण के दौरान आक्रामक या बालक के चरित्र हनन संबंधी प्रश्न पूछने के लिए अनुज्ञात नहीं करेगा, परमिट नहीं करेगा। यह सुनिश्चित करेगा कि सभी समय बालक की गरिमा बनाए रखी जाए। विशेष न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि अन्वेषण मतलब खोज से है यहाँ पर, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन, खोज शुरू हो जाती है। अन्वेषण या विचारण के दौरान किसी भी समय बालक की पहचान प्रकट नहीं की जाएगी।
अब देखिए यहाँ पे सेक्शन 30 पर बालक द्वारा अपराध किए जाने और विशेष न्यायालय द्वारा आयु का अवधारण करने के मामले में प्रक्रिया। ठीक है, जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी बालक द्वारा किया जाता है, ऐसे बालक पर किशोर न्याय मतलब बालकों की देखरेख के संरक्षण अधिनियम 2015 2000 के उपबंधों के अधीन कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, और दूसरा, यदि विशेष न्यायालय के समक्ष किसी कार्रवाई में इस संबंध में कोई प्रश्न उठता है कि कोई व्यक्ति बालक है या नहीं है, तो ऐसे प्रश्न का अवधारण विशेष न्यायालय द्वारा ऐसे व्यक्ति की आयु के बारे में स्वयं को समाधान करने के पश्चात किया जाएगा। वह ऐसे अवधारण के लिए कारणों को लेखबद्ध करेगा। और तीसरा क्या, और विशेष न्यायालय द्वारा किया गया कोई भी आदेश पश्चावर्ती सबूतीकरण अभिविधि मान्य नहीं समझा जाएगा। उपधारा 2 के अधीन उसके द्वारा अवधारित किसी व्यक्ति की आयु उस व्यक्ति की आयु सही नहीं थी। तो और बालकों के साक्ष्य को अभिलिखित और मामले को निपटारा करने के लिए अवधि दी है सेक्शन 35। तो बालक के साक्ष्य को विशेष न्यायालय द्वारा अपराध संज्ञान लिए जाने के 30 दिन के भीतर, याद रखना इसमें धारा 35 में जो बताया गया कि अगर कि 30 दिन के अंदर उसका स्टेटमेंट हो जाना चाहिए। अगर उसमें विलम्ब होता है तो ये आप स्पेशल कोर्ट को बताएं कि क्यों हुआ है। और धारा 36 में क्या होता है, साक्ष्य देते समय बालक का अभियुक्त को न दिखाना। देखिए 36 में क्या होता है, याद रखिएगा जो वाला सेक्शन आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसमें अभियुक्त को दिखाना जरूरी नहीं है। यदि क्या हो सकता है कि बालक डरता हो या बालक को कुछ भी मतलब लगे या सदमा टाइप का पहुंचे उस अभियुक्त को देखने पर, अभियुक्त मतलब एक्यूज जो आरोपी है उस केस के लिए जो उसने बालक के अगेंस्ट किया है, तो इसमें क्या बालक को जरूरी नहीं कि उसको देख के ही उसको हर चीज़ मतलब उसका स्टेटमेंट अपना दे जज के सामने। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा कि इसमें कोई ज़रूरी नहीं होता दिखाना। और 37 में क्या होता है, विचारण 37 विचारण का बंद कमरे में संचालन होता है। बंद कमरे में संचालन होता है, इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ बंद कमरे में संचालन हो जाता है ना। तो इसमें ये होता है, उसमें कैमरे लगे होते हैं। बंद कमरे में सिर्फ कैमरे लगे होते हैं जिसमें, ठीक है, बंद कमरे में, और बालक के माता पिता किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में करेगा जिसमें बालक का विश्वास या भरोसा है। अब यहाँ पे 38 से है, बालक का साक्ष्य अभिलिखित करते समय किसी दुभाषी या विशेषज्ञ की सहायता लेना। अब वैसी कंडीशन है कि यदि उस बालक को भाषा प्रॉब्लम है या किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम है ना, स्टेटमेंट देने के लिए, तो उसे लैंग्वेज एक्सपर्ट को बुलाया जाएगा या जो उसमें विशेषज्ञ हो, है ना। और पेमेंट संबंधी चीज़ों में भी उसकी सहायता लिया जा सकेगी। अब आ जाता है अध्याय 9। अब अध्याय 9 बताना चाह रहा हूँ मैं, इसको बोलते हैं प्रकीर्ण। देखिए जो किसी भी सेक्शन में होता है कि प्रीलिमिनरी होता है जिसे हम प्रारंभिक बोलते हैं, है ना, और सबसे लास्ट में जो बच जाता है, ठीक है, जो बच जाता है उसे हम प्रकीर्ण बोलते हैं, मतलब मिसलीनियस, इसको हम बोलते हैं मिसलीनियस। जी चैप्टर 9 है। तो सेक्शन 39 विशेषज्ञ आदि की सहायता लेने के लिए बालक के लिए मार्ग निर्देश करना, ठीक है, विधिक काउंसिल की सहायता लेने का बालक का अधिकार। और सेक्शन 41 में कतिपय मामलों में धारा 3 से लेकर 13 तक, ये 3 से लेकर 13 तक तो आपको परफेक्टली बिल्कुल याद रहना चाहिए कौन कौन से प्रोविजंस इसमें दिए गए हैं, है ना। ये आपको, और इसमें आप देख लीजिएगा सेक्शन 42 में जो भी अनुकल्पीय दंड है जिसको अल्टरनेटिव पनिशमेंट कहा जाता है ना, कि कौन सी कैसी सज़ा कब क्या देना है। जे रेप से मामले रिलेटेड है, देखिए 375 76 ये सब दिए गए हैं ये सब अल्टरनेटिव पनिशमेंट है। और धारा 43 44 है ना, अधिनियम की कानून की मॉनिटरिंग। देखिए इसमें ये भी ध्यान रखिएगा इसमें मॉनिटरिंग की जाती है, मॉनिटरिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट, ठीक है ना। तो यथा स्थिति बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 और 2006 की धारा 3, बालक संरक्षण अधिनियम की धारा के राष्ट्रीय आयोग या धारा 17 गठित बालक अधिकार संरक्षण के लिए राज्य आयोग उस अधिनियम के लिए संनिर्देशित कृत्यों के अतिरिक्त अधिनियम के बंधु क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग ऐसी रीति से विहित की जाए या करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम 45 में आते हैं। देखिए आप ये ध्यान रखिएगा, पावर ऑफ मेक रूल्स किस में दी गया है, पावर ऑफ मेक रूल्स दिया गया 45, मतलब नियम बनाने की शक्ति, है ना। ये देखिए धीरे धीरे जो बालक का साक्ष्य अधिनियम अभिलिखित करने के ये सब जो है, सॉरी मैंने स्लाइड आगे नहीं बढ़ाया था, ये आप देख सकते हैं, है ना। तो जो धारा जो 9 है, मतलब सॉरी जो धारा जो चैप्टर जो 9 है, ज़्यादा उसमें कुछ नहीं है, आप बस 2 चीज़ याद रख लीजिए। यहाँ पे सेक्शन, यहाँ पे नियम बनाने की शक्ति मतलब पावर ऑफ मेक रूल्स, है ना, ये बनाने की शक्ति बस समझ लीजिए, बस इसमें है।
और कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। तो ये 45 और 46 हो गया हमारा। पावर ऑफ रिमूव डिफ़िकल्टीज़ हैं ये, है ना। ये बस ध्यान रखिएगा, बस हो गया। आप ध्यान रखिएगा, मैं आगे और भी हो सकेगा तो इसके बिल्कुल MCQ बिल्कुल तैयारी करके आपको मैं एक 100% MCQ आपकी तैयारी करा दूंगा, है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, लो विश कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब।